कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 13 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी साहित्य जगत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। निराला इस युग में कविता लिख रहे थे। उस युग में भारतीय समाज अनेक प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। पूंजीवाद व्यवस्था द्वारा किए जा रहे शोषण को देखकर निराला बहुत बेचैन होते थे। उनकी अनेक रचनाओं में ही बेचैनी और पीड़ा झलकती है। वे तोड़ती पत्थर कविता में भी श्रमिक नारी के जीवन और उसके पति समाज की हृदयहीनता का अंकन किया गया है। निराला का अपना जीवन भी कष्ट भोगते हुए बीता। उसमें अपने दुख आनंद की लहर कुछ ही दिनों में ही आई, जिनकी स्मृति के सारे ही उन्होंने शेष जीवन बिताया। मौन कविता में कवि अपने प्रिय के साथ कुछ समय चुपचाप बिताना चाहता है। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर श्रमिक के कठोर जीवन पर टिप्पणी कर सकेंगे। शोषण और शोषित के जीवन में विषमताओं का बेचैन कर सकेंगे। मौन कविता के आधार पर अपने प्रिय पात्र के साथ कुछ घड़ी मौन बिताने के आनंद का उल्लेख कर सकेंगे। कविताओं की भाषा शैली और शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। क्रियाकलाप: क्या आप कभी प्रचंड गर्मी में बाहर निकले हैं? शहरों में मध्य वर्ग के लोग गर्मी में पंखा कूलर चला के उपकरणों के साथ घरों के भीतर बंद रहना पसंद करते हैं। कार्यालयों में भी ऐसी ही सुविधा चाहते हैं। जिनके लिए ऐसी सुविधाएं संभव नहीं होती, वह भी कम से कम नीम, पेड़, जामुन जैसे किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठकर गर्मी के दिन बिताना चाहते हैं। ऐसी आग बरसाती गर्मी में खुली सड़क पर काम कर रहे किसी श्रमिक को देखिए। सोचिए वह ऐसी प्रचंड गर्मी में भी क्यों काम करता है। वे श्रमिक क्यों नहीं करता? यदि वह काम ना करे तो क्या होगा? अपने विचार यहाँ लिखिए। मूल पाठ: आइए निराला की दो कविताओं का आनंद लें। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। शाम तन भरे बाधा यौवन, तन नैनन पिए कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार पहाड़। सामने तुरु मालिका अटलिका पहाड़। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दवा का तमतमाता रूप। उठी सुरसुराती हुई लू। रुई जो जलती हुई भू गर्द। चिंगारती छा गई। परे हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर। देखा छिनतर देखकर कोई नहीं। देखा उसे उस दृष्टि से जो मार खाए रोई नहीं। सजा सेहत सितार सुनी मैंने वहाँ नहीं जो थी। सुनी झिंकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुधर। दोलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा। मैं तोड़ती पत्थर। मौन। ये इसकी दूसरी कविता निराला जी की। बैठ रहे कुछ देर, आओ एक पथ के पार्थिक से। पिए अंत और आनंद के तुम गहन जीवन घेर। मौन बधू हो गया भाषा मुत्करता की आड़ में। मन सुलगता की बाढ़ में। जल बिंदु सा बह जाए सरल अति स्वच्छंद जीवन पर्याय के लघुपात से। उत्थान पथनाखात से रह जाए चुप ही द्वैध। आइए समझाएं। कविता वह तोड़ती पत्थर। संदर्भ: वह तोड़ती पत्थर कविता छायावाद के प्रमुख कवि निराला द्वारा रचित है। उनके कविता संग्रह अनामिका
में संकलित है। सर्वप्रथम यह कविता सुधा मासिक पत्रिका में मई 1937 में प्रकाशित हुई थी। प्रसंग: कविता पढ़कर आप पहले जान चुके हैं कि यह एक श्रमिक नारी पर लिखी गई है जो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही है। कवि ने उसे इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम करते देखा है। उसी का चित्र उन्होंने यहाँ खींचा है। व्याख्या: इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम में लगी एक श्रमिक महिला को देखकर निराला जी ने लिखा है कि वह जहाँ बैठी काम में लगी है वहाँ कोई छायादार पेड़ भी नहीं जो उसे गर्मी की प्रखरता से उसकी तेजी से बचा सके। पर उसे इन स्थिति में से कोई शिकायत नहीं है। वह तो इस स्थिति को स्वीकार कर रही है। सोचिए क्यों? क्योंकि वह जानती है कि जब कठिन श्रम करना है तो उन्मूलन परिस्थितियों की कल्पना ही व्यर्थ है। कवि की दृष्टि में पहले श्रमिक महिला के शारीरिक रूप सौंदर्य की ओर जाता है। उसका शरीर सांवला है। प्रस्तुत धूप में काम करने वाले सभी श्रमिकों का रंग धूप में सांवला पड़ ही जाता है। वह युवती है और नियंत्रण श्रम करने के कारण उसका शरीर सुगठित है, यानी देह रचना सुडौल और सुखंड है। उसकी झुकी आंखें बड़ी प्यारी लग रही है। उसका मन भी काम पर पूर्ण तन्मयता से लगा है। हाथ में भारी हथौड़ा लेकर वह बार बार पत्थरों पर चोट कर रही है, उन्हें तोड़ रही है। इसके बाद कवि परिवेश की परस्पर विद्रोही स्थिति का चित्रण कर रहा है। वह कहता है कि जहाँ एक और वह मजदूरी गर्मी में छायाहीन वृक्ष के नीचे काम कर रही है, वहीं उसके एकदम सामने के परिवेश से संपन्नता और दुख सुविधा झलक रही है। यहाँ सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, विशाल ऊंचे भवन और उनके चारों ओर सुंदर दीवारें हैं। कविता की इन पंक्तियों में ये संकेत स्पष्ट है कि वह संभ्रांत नागरिकों की बस्ती है। वह लोग सुख सुविधा के बीच अट्टालिकाओं में परकोटों से सिर ढके हैं और आसपास की परिस्थितियों से बेखबर अपने आप में सिमटे हुए हैं, जबकि उस भवन का निर्माण करने वालों को मौसम की मार से बचने की सुविधा तक नहीं है। टिप्पणी: उपरोक्त पंक्तियों में कविता का सामान्य अर्थ बताया गया है। आप जानते हैं कि निराला प्रसिद्ध कवि है, सिद्ध कवि है। वह शब्दों को वाण्य वस्तु का चयन विशेष आशय से करते हैं। जैसे इन्हीं पंक्तियों में देखिए, कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार शाम तन भर बाधा यौवन मत नीतत पिए कर्मरत मन। आप जानते हैं कि हम सर्वनाम का प्रयोग तब करते हैं जब पहले संज्ञा का प्रयोग कर चुका होते हैं। यहाँ कवि ने कविता का आरंभ यह सर्वनाम से ही किया है। पूरी कविता में वह के लिए कोई नाम भी नहीं है। बता सकते हैं ऐसा क्यों? कवि यदि चाहता तो मजदूरनी के लिए कोई नाम भी दे सकता था, पर नाम न देकर वह व्यक्त करना चाहता है कि यह बात किसी एक श्रमिक विशेष पर नहीं, श्रमिक सामान्य पर अर्थात सभी श्रमिकों पर लागू होती है। किसी भी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी की कठिनाइयों और कार्यों परिस्थितियों एक सी इस प्रकार नाम महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है उसका काम अर्थात पत्थर तोड़ना। कवि प्रारंभ से वाक्य में ही कहता है, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ व्यक्ति का नाम न देने वाला कवि सड़क की पहचान के लिए नाम देता है। उसे देख मैंने उसे इलाहाबाद के पद पर। यहाँ पर पूछे सत्य है कि नाम न देने से क्या अर्थ अधिक व्यापक नहीं होता? यहाँ पद पर के साथ इलाहाबाद नाम देकर उसने इस घटना को सच्चा और प्रामाणिकता बताना चाहा है, जैसे कहना चाहता हो एक सच्ची घटना।
एक सच्ची घटना है और वह इस घटना का साक्षी है, तभी कुछ उसके सामने हुआ है। यहाँ इलाहाबाद की देखी हुई घटना है। अगले कथन में स्वीकार के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। जहाँ बैठकर वह काम कर रही है वह जगह छायादार नहीं है, पर उसे यह स्थिति स्वीकार है। यहाँ कवि ये आश्चर्य है कि मजदूर जिन परिस्थितियों में काम कर रही है वह उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, पर वह इन प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी बेखड़ा खड़ा नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर काम करते रहते हैं। अगली दो पंक्ति देखिए। शाम तन भर बाधा यौवन, तन न्यदन पिए कर्मरत मन। सावले रंग का शरीर बाधे परिपुष्ट अंगों से झीलता यौवन। कथन से स्पष्ट है कि श्रमिक महिला सुंदरी है, पर उसकी आँखों ने कोई श्रृंगार या उस खिलता का भाव नहीं है। आँखें झुकी है तो उसके शिव स्वभाव को व्यजित कर रही है। युवती के प्रसंग में कवि पर्याय उसके प्रिय का उल्लेख करते हैं। जिस पर उसका मन हो, वहाँ भी कवि उसके प्रिय का उल्लेख करता है, पर वह प्रिय कोई व्यक्ति नहीं, वह है कर्म। पत्थर तोड़ने पर काम, उसी पर उसका मन है, उसी पर उसकी आँख इसलिए है। तन नितिन पिए कर्मरत मन। अब इन 3 पंक्तियों को पढ़िए। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार पहाड़, सामने तुरु मालिक अटकटी का पखार। इसका अर्थ आप पीछे पढ़ चुके हैं। यह देखना यह है कि इस प्रसंग में कवि उसके सामने त्रुमालिका, अटकलिका और प्रकार का उल्लेख क्यों कर रहा है। निराला ने इस पंक्ति में द्वारा परिवेश की विडंबना को साकार किया है। एक और भीषण गर्मी में सड़क पर काम पर पत्थर तोड़ती औरत और दूसरी ओर सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियों से सजे परकटों से घिरे बड़े बड़े महल। कवि का उद्देश्य परिवेश के विद्रोह और विडंबना को साकार करना ही नहीं है। वह कहता है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार पहाड़, वह हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार पहाड़ कर रही है। पत्थरों पर ही नहीं बल्कि सामान्य उन मूल मालिकों अटलिका के पहाड़ों की सुविधाओं का भोग करने वाले, वहाँ रहने वाले उन सभी लोगों पर और साथ ही साथ उस व्यवस्था पर भी जहाँ शोषित मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हैं और शोषण उसके बेखबर होकर सुख सुविधाओं में जीते हैं। अंश 2। आइए अगली पाठ पंक्तियाँ पढ़ कर देखें। आप जान गए हैं कि इलाहाबाद की किसी सड़क पर तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ती महिला के श्रम का चित्रण कवि इस कविता में कर रहा है। इन पंक्तियों में कवि कार्य की कठिनतर परिस्थितियों का चित्रण कर रहा है। दोपहर में धूप बढ़ने लगी है, गर्मियों के दिन हैं और तपतपाता सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी से सबको व्याकुल कर रहा है। यहाँ तपतपाता रूप प्रत्यक्ष में तो दिन का है और उसे मजदूरी के तपतपाते चेहरे से भी जोड़ा गया है। जरा सोचिए, गर्मी के दिनों में क्या हाल होता है। गर्म लू के तपड़े तो मानो मनुष्य को झुलसा देते हैं। कवि कहता है कि समय धरती ऐसे तप रही है जैसे रुई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है। चारों ओर धूल का गुब्बारा सा छा गया। गद का एक एक कण चिंगारी सा जलने लगा। अब तो दोपहर हो गई है। दोपहर में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में भी वह मजदूरी सिर नीचा करके पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है। टिप्पणी। इन पंक्तियों में निराला के शब्द चयन पर ध्यान दीजिए। इस प्रसंग को चढ़ रही थी धूप कथन से आरंभ करते हैं। धूप का धीरे धीरे चढ़ना, अंत उसका दोपहर तक पहुंचना है। परे हुई दोपहर, जहाँ पर्याय का प्रयोग देखिए। 3 श्रमिकों के साथ समय मापने के
कोई निश्चित उपकरण नहीं होते। धीरे धीरे चढ़ती बढ़ती धूप जब इतनी बढ़ जाए कि धरती जलने लगे, धूप के थपड़े आश्चर्य हो जाए, गुबार उड़ने लगे तो उन्हें लगता है कि लगभग मध्याह्न हो गया। रुई जो जलती हुई भू में उपमा बड़ी बेजोड़ है। रुई में लगी आग के लपटें दिखती नहीं है, वह धीरे धीरे भीतर ही भीतर सुलगती है। धरती का भी यही हाल है। शुरू में ऐसा लगता है कि रुई में कोई आग नहीं है और ना ही लपटें उठती जाती है, पर गर्मी की अधिकता से पता चलता है कि आग लगी हुई है। ऐसा ही प्रयोग है। गद्य चिंगनी दोपहर इतनी गर्म हो जाती है कि धूल का एक एक कण आग की चिंगारी सा जल पड़ता है। ऐसी चिंगारियों में गद्य पूरे आसमान में छा गई है। इस प्रकार पूरे वातावरण में गर्मी की प्रचंडता को अनेक प्रकार से साकार किया गया है। अंश 3। अब कविता की शेष पंक्तियाँ पुनः पढ़ लीजिए। वाक्या: कवि मजदूरनी को दोपहर की भीषण गर्मी में काम करते हुए देख रहा था। अब मजदूरनी ने भी देखा कि कोई उसे देख रहा है। उसे देखते हुए देखकर उसने सामने की अडलिका को देखा और देखने में उसका काम अपने काम करने का क्रम थोड़ा सा विचलित हुआ, पर उसके मन में दीनता और ईर्ष्या ऐसी कोई भावना नहीं उपजी। उसने कवि को ऐसे दृष्टि से देखा जिसने आतंक को सहा है, पर रोकर अपनी दीनता कभी प्रकट नहीं की। कवि को लगता है कि सितार को बजाने पर भी जो झिंकार मैंने कभी नहीं सुनी थी, ऐसी झिंकार मुझे उस मजदूरनी के श्रम और उसकी स्वाभिमानी दृष्टि से सुनाई पड़ी। पल भर उसका हाथ रुक जाने पर वह सुदूर युवती कांपी। उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी। इसके बाद वह पुनः काम में लग गई। इसके पूर्ण काम आरंभ करने के अंदाज से कवि को लगा मानो वह कह रही हो कि वह पत्थर तोड़ती है। यहाँ मैं तोड़ती पत्थर का व्यंग्यार्थ यहाँ भी है कि मैं पत्थर जैसी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती हूँ। टिप्पणी: इस पूरे प्रसंग की विशेषताओं पर अपने गौर किया होगा। उसमें बिना संवादों के भी संवादनात्मकता है। केवल आंखों से ही भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जा रहा है। पहले कवि मजदूरनी को देखता है, मजदूरनी कवि को देखती है और उसके बाद उस भवन की ओर देखती है। पुनः यह कवि की ओर स्वाभिमान है, अपराजिता के भाव से देखती है। इस प्रकार देखने का मौन ही मुखरित हुआ है। वीणा की झंकार की कल्पना भी कवि ही कर रहा है। मजदूरनी का टूटा हृदय ही छीनदार है। अंत में मजदूरनी का मौन संवाद ही मुखरित हुआ है। कवि को लगता है जैसे वह कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर। कवि के आरंभ में कथन था, वह तोड़ती पत्थर समाप्ति में है, मैं तोड़ती पत्थर। क्या इन दोनों प्रयोगों का कोई रहस्य है? हाँ है। आरंभ में वह सर्वनाम सामान्य मजदूर वर्ग के लिए है और कथन कवि का है, पर अंत में वह मैं बदल गया जो मजदूर सामान्य का नहीं विशेष का घातक है। ऐसे मजदूर का जिसमें सामाजिक विषमताओं का बोध और अपने कर्तव्यों तथा लक्ष्य का ज्ञान है। पत्थर पर हथौड़ा चलते हुए मजदूरनी कहती है, मैं तोड़ती पत्थर अर्थात मैं प्रत्यक्ष में तो सड़क के किनारे पड़े पत्थर तोड़ रही हूँ।
पर मैं परोक्ष रूप से संवेदनशील समाज की विषमताओं को सह रहे अपने हृदय रूपी पत्थर को भी तोड़ रही हूँ और इस हृदयहीन पत्थर दिल सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ सकती हूँ। क्या कलाप! ये सच है कि हम अपने विचारों भावनाओं को भाषा द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, पर मौन का बड़ा महत्व माना गया है। हमें जब गहन समस्याओं पर चिंता करनी होती है तब वाणी को विराम देकर मौन का सहारा लेते हैं। कहीं भी कहा भी गया है कि स्पीच इज सिंगल्स इज गॉड। वाणी भाषण चांदी सी मूल्यवान है तो मौन सोने सा है। क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा विवेचन के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त है और क्यों? मौन कविता। आइए अब दूसरी कविता मौन पर विचार करें। पहले आप इस कविता का एक बार फिर से पाठ कर लीजिए। संदर्भ: मौन शिक्षक कविता के रचयिता छायावाद के प्रमुख कवि निराला है। यह निराला ग्रंथावली भाग 2 से संकलित कविता है। प्रसंग: प्रस्तुत कविता में एक व्यक्ति अपने प्रीतम से कुछ क्षण शांति से मौन रहकर व्यतीत करने का आग्रह कर रहा है। व्याख्या: कविता को ठीक से समझने के लिए आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि कविता किसे संबोधित है। इसमें कवि ने संबोधन किया है पिए। यह पिए कौन हो सकता है? पूरा कथन: एक पथ के पाथिक से पिए अर्थात पिए और संबोधित करने वाला मानो एक राह के राही है, सगेत्री है। ये दोनों मित्र भी हो सकते हैं और दो प्रेमी भी। महत्वपूर्ण ये है कि दोनों समान परिस्थितियों में जीवन यात्रा कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में अपने पिया पात्र से कहा गया है, हे पिए आओ दोनों कुछ देर के लिए बैठ ले। जीवन तो निरंतर गतिशील है, उस गतिशीलता में कुछ पल बैठकर स्वयं को विराम दे। हम दोनों एक ही जीवन मार्ग के पार्थिक है। अंत इस जीवन में शैक्षित है। स्थायी कष्टों और अंधकारों को घेर कर कुछ देर बैठ ले। यहाँ कवि ने तम गहन जीवन घेर क्यों कहा? उसे घेर कर बैठने की चाह में जीवन यात्रा को याद करने की चाह छपी है। कवि चाहता है कि दोनों चुपचाप बैठे रहे घेर में। यह व्यंजना हे ओ जीवन के गहरे अंधेरे को, असफलताओं को घेर कर बैठे, उन पर चुपचाप मनन करें। आप जानते हैं कि भाषा की एक सीमा होती है, परंतु मौन की शक्ति असीम होती है। क्या प्रत्येक बात बोलकर समझाई जा सकती है? नहीं, कुछ बातें अनकही अधिक स्पष्ट होती हैं। बिहारी ने भी तो कहा है, कहिए अब तेरो क्यों मेरे हिये की बात। इसलिए मौन रहकर वह सब भी समझाया जा सकता है जिसे भाषा नहीं समझ जा पाती। मौन मधु सा मीठा कब हो सकता है? एक दूसरे के भाव को कैसे समझाया जा सकता है? मन की उपमा किसे दी गई है? जैसे बूंद नदी में चुपचाप बह जाती है, ऐसे ही हमारा मन जीवन के विशाल प्रवाह में बूंदों सा चुपचाप बह जाए। हमारा जीवन कैसा हो? सरल और बंधनों से मुक्त हो, अपने वंश में हो, या उत्थान और पतन की चोटों को ऐसे सरलता से जाए जैसे प्रातःकाल की वायु से छोटे छोटे पत्ते कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं, पर झोंकों को चुपचाप सहते रहते हैं, अर्थात हिलते ढालते दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम जीवन के उतार चढ़ावों को झेलते हुए भी द्वैत यानी तनाव मुक्त बने रहे। निदांत होना किसे कहते हैं? ना सुख में इतराए ना दुख में घबराए, दोनों स्थितियों में अंतर ना रहना ही दुदैंत होना है। कवि ऐसे ही
निद्वैत जीवन का कामना कर रहा है। क्योंकि तभी जीवन बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद हो जाएगा। टिप्पणी: कवि के इस भाषा प्रयोग पर ध्यान दीजिए। बैठ ले कुछ देर में कवि ने कुछ देर पर अधिक बल दिया है। जीवन की भाग दौड़ पर आपाधापी के कुछ देर मौन बैठकर चिंता करना जीवन यात्रा के लिए सुर्ती दे सकता है। आओ में बड़ा ही स्पष्ट है, अनौपचारिक आग्रह है, अंतर्गतता है, निकटता में ही इस क्रियापद का प्रयोग होता है। यहाँ भी आओ के बाद एक पथ के पार्थिक से कहकर वह अंतर्गतता उजागर कर दी गई है। मौन के मधु हो जाने की कल्पना भी बेजोड़ है। मधु की मिठास वाणी से बताई जाती है। कवि उस मधु का अनुभव करने को तो कहता है, पर भाषा को चुप्पी की आड़ में कर देना चाहता है। ऐसी ही स्थिति को सूरदास ने कहा था, जियो गूंगे ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सरलता की बाढ़ प्रयोग भी दर्शनीय है। मन में असफलता कुटुष्टता हो तो जीवन दुख भर हो जाता है। सरलता की अधिकता के लिए उसने सरलता की बाढ़ कहा है। सरलता की बाढ़ आएगी तो मन से बूंदों सा बह जाएगा। अगले वाक्य में कवि पुनः सरल शब्दों का प्रयोग करता है। यहाँ ये पंक्तियाँ जीवन का विश्लेषण बनकर सामने आई है। ऐसा सरल जीवन उत्थान और पतन को भी सरलता से झेलेगा ही नहीं, ऐसी स्थितियों में वह शांत और स्थिर भी बना रहेगा। भाव सौंदर्य। वह तोड़ती पत्थर कविता भाव सौंदर्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है। सड़क पर गिट्टी तोड़ती मजदूरी का वर्णन करते हुए कवि सरल शब्दों में परिवेश का निर्माण करता है। वह छायाहीन पेड़ तने बैठी है। उसी पृष्ठभूमि साधारण श्रमिक परिवारों की है, किंतु शील और सच्चिरता जैसे चारित्रिक गुणों को देखना भी कवि नहीं भूला। मजदूर और संपन्न दोनों प्रकार के लोगों का चित्रण करते हुए कवि ने परस्पर विद्रोही चित्र खींचे हैं। एक और कठिनतम परिस्थितियों में काम करते श्रमिक वर्ग का चित्र है, तो दूसरी ओर सुख सुविधा संपन्न भवनों में रहने वाले लोगों का। जीवन की सेज सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ है। वह श्रमिक वर्ग के हाथों में हृदयहीन व्यवस्था को विध्वस्त होने देखने की कामना करता है। मौन शिक्षक कविता में बहुत थोड़े शब्दों में जीवन में मौन के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। जीवन की आपाधापी से कुछ क्षण निकाल कर वाणी को विराम देने और मौन की मिठास का अनुभव करने का आग्रह कवि अपने साथी से कह रहा है। कवि का विश्वास है कि जीवन में सरलता होनी चाहिए। जीवन सरल हो तो उत्थान और पतन दोनों के आवेगों को सरलता से झेला जा सकता है। शिल्प सौंदर्य। शैली और शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से निराला की प्रस्तुति दोनों रचनाएं बेजोड़ हैं। मैं तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी रचना है। शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से यह रचना अद्भुत है। सर्वप्रथम तो कविता के छंद पर ध्यान दीजिए। परंपरागत छंदों में मात्रा और वर्ण का निश्चित विधान होता है, पर निराला की अनेक कविताओं में ऐसे बंधन नहीं है। इसे मुक्त छंद कहते हैं। कविता को छंद से बंधन से मुक्त करने में निराला का बड़ा योगदान है। वह तोड़ती पत्थर में तुल्कता है। तुल्क पंक्तियों में अंत में ही नहीं भीतर भी है, पर उसका बंधन नहीं। पंक्तियों छोटी बड़ी है, पर इसमें प्रवाह है। जैसे शाम तन भरे बाधा यौवन, तन नितन पिए कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ भरती बार बार पहाड़ चढ़ रही है धूप गर्मी के दिन। दीवा का तप तपाता रूप। कवि शब्दों के द्वारा पाठक के सामने एक चित्र सा खींच देता है। जैसे
कोई ना छायादार पेड़ वहाँ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, साम तन भरे बाधा यौवन, नीत यतन नयनन पिए कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा करती पहाड़ पहाड़ बा गुरु हथौड़ा हाथ करती पहाड़ पहाड़ बार बार पहाड़, सामने त्रुमालिका अटलिता पकार। शब्द प्रयोग में भी कवि ने बड़ी कुशलता का परिचय दिया है। कम शब्दों से अधिक दृढ़ अर्थ का संकेत करना निराला की विशेषता है। जैसे देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा हुई नहीं, मैं तोड़ती पत्थर मौन मधु हो जाए आदि ऐसे ही प्रयोग है। निराला जिस युग में कविता कर रहे थे उसे पर्याय संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग का चलन सा हो गया था। प्रसाद पद महादेवी आदि की भाषा तत्सिम प्रधान, पर निराला का भाषा पर ऐसे अधिकार है कि वह संस्कृत निष्ठ और सरल हिंदी के शब्दों का प्रयोग आवश्यकतानुसार कर लेते हैं। मौन कविता में तत्सम शब्दों की प्रधानता है, पर वह तोड़ते पत्थर कविता की भाषा बड़ी ही सरल और बोझल बोलचाल की है। परंतु उसमें भी कवि जहाँ उन लोगों की बात करता है जो समाज की दुख सुविधाएं भोग रहे हैं, तब वह तत्सम शब्दावली का प्रयोग करता है। त्रुमालिका अटलिका पखार। मौन कविता एक गीत जिसमें छायावादी शिल्प विधान है और कवि की मौलिक कल्पना बड़ी अनूठी है। आगे दी गई पंक्तियाँ पढ़ें। मौन बंधु हो जाए भाषा मुकरता की आड़ में, वन सरलता की बाढ़ में, जल बिंदु सा बह जाए। इन पंक्ति में छोटे छोटे पदों में वाक्यों का प्रयोग हुआ है। छंद छोटा है और उसमें गीतानात्मकता भी है। इसमें कवि ने मानो मौन का वातावरण अधिक सघन बनाने का प्रयास किया है। आइए स्वयं पढ़ें। आपने अपने निराला की कविता पढ़ी, उन्हें समझा। अब उससे मिलती जुलती एक और कविता पढ़िए। मेरे आंगन में टीले पर है मेरा घर, दो छोटे से लड़के आ जाते हैं अक्सर, नंगे तन गदवारते सवारे सहज छावीले, मिट्टी के मटमैले पुतले पर फूलते, जल्दी से टीले के नीचे उतार कर वह चून ले जाते कूड़े से निधिया सुंदर सिगरेट के खाली डिब्बे, पतरी चमकीली पीतों के टुकड़े, तस्वीरें नीली पीली, मानसिक पत्रों के कवारों की ओर बंदर से किलकारी भरते हैं, खुश हो अंदर से, दौड़ पार आंगन के फिर हो जाते ओझल, मैं नोट 6-7 साल के लड़के मांझल, सुंदर लगती नंग देह मोहिती नयन मन, मानव के नाते हुर से भरता अपनापन, मानव के बालक है ये पासी के बच्चे, रोम रोम मानव सच्चे के ठाले सच्चे, अस्थि मांस के इन जीवों का ही यह जग घर, आत्मा का अधिवासन ना ये है सूक्ष्म अनस्वर, न्योछावर है आत्मा नस्वर, रत मास पर जग कर अधिकारी है वह जो है दुर्बल तर, वही बाढ़ उल्का झुका की भाषण मुँह भू पर, कैसे रह जाता है कोमल मनुष्य कलेवर, निष्ठुर है जड़ प्राकृतिक सहज भंगुर जीवित जग, मानव को चाहिए जहाँ मनुष्योचित साधन, क्यों ना हो मानव सभी पर, मानवता निर्माण करे जग में लोकतर, जीवन का प्रसाद उठे भूर पर, गौरव में मानव का साम्राज्य बने, मानव हित निरसे। कविता पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा? मन में किसी तरह की भावनाएं जागी? क्या आप
इसकी व्याख्या कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। आइए इसकी सहजता के लिए कविता के मुख्य बिंदु बता देते हैं। कविता में कूड़ा बीनने वाले बच्चे को माध्यम बनाया गया है। आपने आसपास ऐसे बच्चों को देखा होगा। ज़रा याद कीजिए वह किस तरह काम करते हैं। कूड़ा बीनते समय वह सिगरेट के खाली डिब्बे, पन्नियाँ, तस्वीरें आदि चुनते रहते हैं। कभी बार अगर किसी पत्रिका के कवर पर छिपी कोई फ़ोटो दिख जाती है तो उसे देखकर हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। मानवता के नाते कवि के मन में उनके शरीर और काम करने के तरीके से तनाव पैदा हो जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? कवि इन बच्चों के माध्यम से संदेश देता है कि विश्व के सभी मानव एक समान ही हाड़ मांस से बने हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन साधन और सुविधाओं के आधार पर उनमें भेद पैदा हो जाता है। कवि के अनुसार यह समुचित है। वह सभी मनुष्यों में आपसी एकता की बात करता है। कहता है कि इस दुनिया में मानव कल्याण का साम्राज्य होना चाहिए। उम्मीद है आप कविता के नितांत को समझाए गए होंगे। अब आप इसकी व्याख्या स्वयं कर सकते हैं, तो देर किस बात की है, कर डालिए ना। आपने क्या सीखा? मैं तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने मजदूरी के माध्यम से शोषण और शोषितों के जीवन की विषमता का चित्रण किया है, जो मौन कविता प्रेमी युगल के संदर्भ से मौन का महत्व समझती है। वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने बताया है कि मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन लगाकर काम करते हैं और उन्हें शोषकों के अत्याचारों और विषमताओं का बोध है। वह स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और ये क्षमता भी रखते हैं कि वह अपने हथौड़े से इस पत्थर दिल व्यवस्था की भी छीन भिन कर सकेंगे। मौन कविता में कवि कुछ क्षणों के लिए अपने प्रिय के साथ एकांत में चुपचाप बैठना चाहता है। ऐसे में मौन ही मधु सा मीठा लगने लगता है। वाणी मुख हो जाती है और मन प्रवाह के साथ पानी की बूंद सा बहने लगता है। भाव और भाषा की दृष्टि से दोनों रचनाएं बेजोड़ हैं। मौन कविता में छायावादी विशेषताएं दिखाई पड़ती है और वह तोड़ती पत्थर में प्रकृतिवादी। दोनों कविताओं में शब्दों का बड़ा ही प्रासंगिक प्रयोग दिखाई पड़ता है। योग्यता विस्तार। कवि परिचय। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1957 में तत्कालीन बंगाल में मोदिनीपुर जिले के एक छोटे राज्य में हुआ था, जिसका नाम था महिसादल। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। कुछ ही वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। परिवार में और भी अनेक संकट आए। कविता लिखने की उनकी शैली नई थी और संपादक प्रभाव में उनकी कविता छपते नहीं थे। अंत उनके जीवन में आर्थिक अभाव भी बने रहे। निराला संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे तथा संगीत और दर्शनक और भी अपनी रुचि थी। वह रूढ़ियों के विद्रोही थे। उन्होंने हिंदी कविता को नया जीवन और नया मार्ग दिया। परिपल, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, राम की सती पूजा, गतिका आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1961 में उनका निधन हो गया। पुस्तकालय से निराला की कुछ पुस्तकें प्राप्त कर पढ़िए। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।